नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन हब के ऊपर। और आज हिस्ट्री के सीरीज से हम शुरू करने वाले हैं आहट सभ्यता को। तो सबसे पहले आहट सभ्यता है कहाँ? आहट सभ्यता उदयपुर के अंदर आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। तो सबसे पहले इसका जो स्थान है, लोकेशन उदयपुर में। और उदयपुर के अंदर नदी जो है आयड़ नदी। देखो, जब आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करती है तब वह बेड़च नदी कहलाती है। वहीं पर हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर जो चित्तौड़गढ़ नगर है वह केवल और केवल बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। देखेंगे, जब आयड़ नदी उदय सागर में प्रवेश करती है तो वह क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। क्या कहलाएगी? बेड़च नदी। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कह सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग है वह गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर जो चित्तौड़गढ़ नगर है वह बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। अब आगे हम देखेंगे कि आहट जो सभ्यता है इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आहट सभ्यता को प्राचीन काल के अंदर अगाटपुर, अगाट दुर्ग या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन हम इसके उपनामों की अगर बात करें, जो इसके उपनाम है, उपनामों में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और इसे उपनाम में जो आहट सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर आयड़ नदी किनारे पर स्थित है। और आयड़ नदी जब बेड़च नदी बनती है तो वह बनास नदी की सहायक नदी बनती है। इसे कारण हम इसे क्या कहेंगे? बनास की संस्कृति। बनास संस्कृति। बनास संस्कृति। और इसे आयड़ संस्कृति, आयड़ संस्कृति कहा जाता है। और यह दो नाम किसने दिए हैं? धीरजलाल सांकरिया, यानी कि D.H. सांकरिया। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके जो पुराने नाम हैं, प्राचीन नाम अगाट दुर्ग और साथ ही साथ में ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम कौन सा? अगाटपुर और वहीं पर अगाट दुर्ग और साथ ही साथ ताम्रवती नगरी, ये इसके प्राचीन नाम है। वहीं पर हम देखेंगे जो आहट सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खनन की बात करेंगे। उत्खनन से पहले हम यह देखेंगे कि उत्खनन कितने जो स्तरों पर हुआ है। क्योंकि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ। उसी प्रकार आहट सभ्यता जो है इसका उत्खनन 3 स्तरों पर हुआ है। 3 स्तरों पर उत्खनन, एक्सक्लेवेशन 3 स्तरों पर हुआ है। तो 3 स्तर कौन से थे? पहला स्तर जो था उसमें हमें क्या मिले हैं? स्फेटिक पत्थर। स्फेटिक पत्थर। इसके अंदर स्फेटिक पत्थरों का मतलब यहाँ पर पत्थरों के औजार मिले हैं। पत्थरों के औजार। और वहीं जो दूसरा स्तर है उसके अंदर हमें क्या मिले हैं? तांबे के व कांसे के क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। और वहीं जो तीसरा स्तर है उसमें हमें क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। मृद भांड। ये थे इनके उत्खनन के 3 स्तर। अब हम देखेंगे कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे, किसने यहाँ पर उत्खनन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित अक्षय कीर्ति व्यास की, जिन्होंने आहट सभ्यता का क्या किया? सर्वप्रथम उत्खनन। तो सबसे पहले 1 नंबर डालेंगे सर्वप्रथम
उत्खनन किसने किया? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो पहले आते हैं पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। ये 1953 के अंदर क्या करते हैं? यहाँ पर उत्खनन कार्य करते हैं। वहीं पर साथ में कौन आएंगे अब? यहाँ पर रतनचंद्र अग्रवाल। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर एक धूलकोट जो कि यहाँ का स्थानीय टीला था उसकी यहाँ पर क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। और वहीं पर जो तीसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर वो है B.N. मिश्र व धीरजलाल सांकलिया। ये वही सांकलिया हैं जिन्होंने यहाँ की जो आहड़ सभ्यता है उसे बनास की संस्कृति और आहड़ की संस्कृति कहा है। B.N. मिश्र और धीरजलाल सांकलिया यहाँ पर कब आएंगे? ये 1961 टू 1962 62 तक यहाँ पर उत्खनन करेंगे। और इन्होंने जो यहाँ पर B.N. मिश्र और धीरजलाल सांकलिया नियुक्त किनके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त थे। यहाँ पर ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पर ये नियुक्त थे। 3 हो गए हैं। वहीं पर हम लास्ट में बात करेंगे कि राजस्थान की तरफ से कौन कौन यहाँ पर नियुक्त किया गया था। देखेंगे राजस्थान की तरफ से यहाँ पर विजय कुमार, ये चौथे थे, विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त थे। हमने देखा कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या उत्खनन किया। उत्खनन के बाद देखेंगे यहाँ पर उत्खनन में हमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज है कि जो आहड़ सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी? क्या वो नगरीय सभ्यता थी? क्या वो ग्रामीण सभ्यता थी? तो सबसे पहले कि उत्खनन के दौरान में यह पता चला है कि यहाँ की जो सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पर जब हमने उत्खनन किया तो उत्खनन के दौरान हमने यह पाया कि यहाँ के जो घर हैं वो आयताकार हैं और साथ ही साथ कच्चे हैं, यानी कि कच्चे ईंटों से बने मकान हैं। तो कच्चे मकान प्लस क्या है? आयताकार मकान। अब हम देखेंगे कि कच्चे और आयताकार मकान हैं और यहाँ पर एक घर से, यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक घर से हमें एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, लेकिन एक घर ऐसा था जहां पर हमें एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। तो हम कहेंगे एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं। वहीं पर इन्हीं 6 चूल्हों में से एक चूल्हे पर मानव हथेली का निशान मिला है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो भोजन की। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है कृषि से परिचित थे। वहीं पर हमें साक्ष्य मिलता है कृषि का कि यहाँ पर उच्च कोटि के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बात करें कृषि की तो यहाँ के जो लोग थे कृषि से परिचित थे और यहाँ पर उच्च कोटि के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के साक्ष्य मिले। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भी बर्तन मिले हैं, यानी कि यहाँ पर जो पीने का जलपात्र है वो कैसा है? बिना हत्थे का जलपात्र। यह भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर एक बिना हत्थे का जलपात्र है मिला है, जिसकी जो आकृति है बिल्कुल ईरान से मिले जलपात्रों से मिलती है, यानी कि बिना हत्थे का जलपात्र
जिसकी साम्यता किससे है, ईरान से। ईरान से जो मर्दबान मिले हैं उनसे इसकी साम्यता है। तो हम यह कह सकते हैं कि आहड़ वासियों का जो संबंध था उस समय ईरान और इराक जैसे देशों से भी था। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर जो भोजन या अनाज रखने के जो मृद भांड हैं उन्हें गोरे व कोठे कहते हैं। गोरे व कोठे कहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गोरे और कोठे किसे कहती हैं? तो आहड़ सभ्यता में जो भोजन रखने के पात्र हैं वह गोरे और कोठे कहलाते थे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो मुद्राएं मिलती हैं 6 तो मिलती है तांबे की मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं, और 3 मोहरें मिलती हैं। और कैसी मोहरें हैं ये मुद्राएं और मोहरें कैसी हैं? यूनानी मिली हैं। इनके ऊपर अगर हम देखेंगे एक सिक्के के ऊपर 2 पहलू होते हैं। वहीं पर एक तरफ तो हमें मिलता है यूनानी शासक अपोलो का चित्र, तो यहाँ पर तो हो गया अपोलो, ये यूनान के देवता थे। वहीं तरफ दूसरा जो इसका पहलू है, एक सिक्के का जो है दूसरा पहलू है, उसके ऊपर हमें मिलता है त्रिशूल। और इसका जो बॉर्डर है, इसका जो किनारे हैं, इसके ऊपर हमें यूनानी भाषा में लेख मिलते हैं। लेख मिलते हैं किसमें? यूनानी भाषा में। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर उद्योग धंधे किस प्रकार का था। उद्योग जो आहड़वासी का प्रमुख उद्योग है, हमें यहाँ से पता चलता है कि जब हम बात करें किसके जो प्राचीन नाम का, तो हम बात करते हैं वहाँ पर ताम्रवती नगरी का। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो प्रमुख उद्योग जो तांबे का होगा, परंतु यहाँ पर अन्य उद्योग जैसे कि रंगाई और छपाई के उद्योग भी थे। सबसे पहले उद्योग की बात करेंगे। प्रमुखता यहाँ पर क्या थे? तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, तो उससे कह सकते हैं यहाँ पर जो उद्योग है वो तांबे का उद्योग था। तांबे का उद्योग, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है, इसका जो साक्ष्य क्या मिलता है यहाँ पर? तांबे के कुल्हाड़े, तांबे के औजार, और साथ ही साथ हमें यहाँ से क्या मिलता है? तांबे गलाने की भट्टियां मिलती हैं। तांबे को गलाने की भट्टियां जो है यहाँ से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि यहाँ पर रंगाई व छपाई है, वो भी उद्योग काफी कारगर था। कि रंगाई व छपाई के रंगाई व छपाई का उद्योग भी था। छपाई का उद्योग भी था। इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर एक टेराकोटा परती में बना हुआ एक बैल की आकृति मिलती है जो कि तांबे से निर्मित है। तो हम यहाँ पर की बात करेंगे कि यहाँ पर तांबे से निर्मित एक बैल मिला है, जैसे कि उत्खननकर्ताओं ने क्या कहा है? बनासियल बुल। बनासियल बुल क्यों कहा है? क्योंकि यह जो सभ्यता है यह आयड़ नदी के किनारे पर है, और आयड़ नदी जो है आगे चलकर बनास नदी की क्या बनती है? सहायक नदी बनती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिलने वाला जो बैल है उससे हम क्या कहेंगे? बनासियल बुल। यहाँ पर मिले बैल को क्या कहा है? बनासियल बुल। बनासियल बुल किसका है? तांबे का। और परती कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर जो परती टेराकोटा परती में यह बना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है? चक्र को परती मिलती है। चक्र को परती क्या होती है? देखो, चक्र कूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति में क्या होता है कि एक घर है, उसके सामने यह सतह है, सतह के अंदर क्या हो चुकी है? खड्डे हो चुके हैं, और इन खड्डों में जब वर्षा के दौरान पानी भर जाता है तो इस पानी को यहाँ से सोखने के लिए मिट्टी के घड़ों के इसके अंदर डाल दिया जाता था। तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा घरों के बाहर बने खड्डों से क्या किया जाता है? पानी को सोखा जाता था। इस प्रकार हमारी जो आज की सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, पूरी रूप से कंप्लीट होती है। और आशा करते हैं कि आपको यह सब समझ आएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।